रशिया और चाइना को आजकल एक दूसरे का बहुत ही करीबी दोस्त समझा जा रहा है। रशिया के यूक्रेन पर अटैक करने से कुछ हफ्ते पहले चाइनीज लीडर्स और पुतिन ने एक मीटिंग में ये डिक्लेयर किया कि चाइना और रशिया के दरमियान नो लिमिट पार्टनरशिप है। और इवन रशिया के यूक्रेन पर अटैक करने के एक साल बाद भी अभी तक चाइना ने एक दफा भी रशिया को कंडेम नहीं किया। और सिर्फ यही नहीं बल्कि चाइना ने नेटो और अमेरिका को भी इस सारे इशू पर बहुत क्रिटिसाइज किया है कि वो यूक्रेन को हथियार सप्लाई करके इस सारी आग को भड़का रहे हैं। दूसरी तरफ इस वॉर के नतीजे में लगने वाली सैंक्शंस के बाद रशिया की यूरोप को ऑयल और गैस एक्सपोर्ट ऑलमोस्ट 80% कम हो चुकी है और इसकी वजह से रशियन इकोनॉमी बुरी तरह हिलकर रह गई है। लेकिन इसी दौरान चाइना आगे आया और उसने अपने 60% एनर्जी रिसोर्सेज रशिया से इंपोर्ट करना शुरू कर दिए, जिसकी वजह से रशियंस को यूक्रेन वॉर लड़ने के लिए मच नीडेड कैश मिल गया और इसी वजह से दोनों कंट्रीज की दोस्ती और मजबूत होती जा रही है। लेकिन इस वीडियो में मैं आपको ये प्रूव करने वाला हूँ कि चाइना और रशिया दोस्त नहीं बल्कि जानी दुश्मन है और रशिया के लिए सबसे बड़ा खतरा अमेरिका नहीं बल्कि चाइना ही है। ये दोस्ती एक बहुत ही टेम्परेरी अलायंस है जो कुछ अरसे बाद ही दुश्मनी में बदल सकता है। सच ये है कि इस वीडियो में मैं आपको बताने जा रहा हूँ कि रशिया और चाइना में आजकल इतनी दोस्ती क्यों है और मैं क्यों कह रहा हूँ कि असल में ये दोनों दोस्त नहीं बल्कि फ्यूचर में शायद एक दूसरे के लिए सबसे बड़ा खतरा साबित होने वाले हैं। ये बहुत ही कॉम्प्रिहेंसिव वीडियो है और इसे बहुत गौर से एंड तक सुने क्योंकि इसमें आपको जियोपॉलिटिक्स से रिलेटेड बहुत सी जबरदस्त चीजें पता चलने वाली हैं। खास तौर पर ये कि वर्ल्ड पॉलिटिक्स में ऊपर से जो कुछ दिख रहा होता है असल में ऐसा कुछ भी नहीं होता। 2020 के बाद से ये जो चाइना और रशिया में रिलेशनशिप बिल्डिंग शुरू हुई है ये बड़ी प्लान्ड है। असल में चाइना और रशिया दोनों में वन पार्टी गवर्नमेंट है, मतलब अथॉरिटेरियन रिजीम है और दोनों ही कंट्रीज सदियों से यूरोप और एशिया पर कंट्रोल करने की कोशिश करते आए हैं। अगर हम रशिया की बात करें तो उसकी हमेशा से ख्वाहिश रही है कि वो यूरेशिया को कंट्रोल करे और उसकी बहुत बड़ी वजह यह है कि ये सारा एरिया कंट्रोल में होने की वजह से किसी भी वेस्टर्न आर्मी के लिए रशिया पर अटैक करना करीबन नामुमकिन होगा। लेकिन फिर 1990s में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद ये सारा हिस्सा रशिया के हाथ से निकल गया। रशिया की आंखों के सामने किसी जमाने में उसके कंट्रोल में रहने वाले एरियाज एक एक करके नेटो में शामिल होते गए। सिर्फ बेलारूस रशिया से लॉयल रहा और इस तरह रशिया के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम यूक्रेन और जॉर्जिया बन गए, क्योंकि अगर ये दोनों कंट्रीज नेटो का पार्ट बनते हैं और अमेरिका और नेटो आर्मीज इधर इन बॉर्डर्स पर आती हैं तो वहां से उनके लिए मॉस्को पहुंचना कोई ज्यादा मुश्किल काम नहीं। और जॉर्जिया के साथ कॉकेशियन माउंटेन्स के उस पार चेचनिया है, रशिया का सबसे सेंसिटिव एरिया। चेचनिया 1990s में रशिया के साथ 2 खूनी जंगें लड़ चुका है जिसमें हजारों लोग मारे गए। असल में चेचनियन लोग रशिया से आजादी चाहते थे, मगर रशिया को अच्छी तरह पता था कि अगर चेचनिया रशिया से सेपरेट हुआ तो अमेरिकन और नेटो आर्मीज जॉर्जिया क्रॉस करके चेचनिया आ जाएंगे और यहाँ से मॉस्को पर अटैक करना बहुत आसान हो जाएगा। इसीलिए 2008 में रशिया ने जॉर्जिया पर अटैक किया और उसके 20% एरिया पर कब्जा कर लिया और इस अटैक की वजह से जॉर्जिया नेटो का मेंबर भी नहीं बन सका। फिर 2014 में रशिया ने सदर्न यूक्रेन पर अटैक करके क्राइमिया पर कब्जा किया और फिर फाइनली फरवरी 2022 में बाकी यूक्रेन पर फुल स्केल अटैक किया ताकि नेटो और अमेरिकन फोर्सेस को वापस यूरोप की तरफ पुश करे। अब कुछ ऐसी ही सिचुएशन चाइना की भी है। चाइना की ज्योग्राफी बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। चाइना के पास 14,000 किलोमीटर लंबी दुनिया की 10वीं बड़ी कोस्ट लाइन है जो पैसिफिक ओशन को टच करती है। चाइना की आधी से ज्यादा आबादी इन्हीं साहिली इलाकों में रहती है और यहीं से चाइना सारा ट्रेड करता है, चाहे वो दूसरे कंट्रीज को चीजें एक्सपोर्ट करनी हो या फिर ऑयल और गैस इंपोर्ट करना हो। लेकिन इन सारे रास्तों में छोटे छोटे आइलैंड्स हैं जैसे ताइवान, जापान, रियोको आइलैंड और फिलीपींस वगैरह, जिनकी वजह से ऐसे चोक पॉइंट्स बने हुए हैं। चाइना की बदकिस्मती ये है कि ये सारे आइलैंड्स अमेरिका के इन्फ्लुएंस में हैं। ये उसके दोस्त हैं और दूसरी तरफ चाइना का सबसे बड़ा मकसद ये है कि वो पिछले 70 साल से चली आ रही सिविल वॉर को
फाइनली खत्म करके ताइवान को वापस चाइना में शामिल करे। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ताइवान अमेरिका का बहुत करीबी दोस्त है, या टेक्निकल टर्म्स में वो अमेरिका का सबसे बड़ा नॉन नेटो एलाय है। और अगर चाइना मिलिट्री के थ्रू ताइवान को वापस चाइना में शामिल करने की कोशिश करता है तो अमेरिका फॉर श्योर ताइवान की सपोर्ट को आएगा, और अमेरिका के ये सारे दोस्त आइलैंड्स ये चोक पॉइंट्स ब्लॉक भी कर सकते हैं। और सिर्फ यही नहीं, बल्कि ये नीचे सिंगापुर, मलेशिया और नॉर्दर्न सुमाट्रा के पास ये 40 मील की छोटी सी जगह है जिसे स्ट्रेट ऑफ मल्लाका कहते हैं। अमेरिकन और इंडियन नेवी इस स्ट्रेट को ब्लॉक कर सकते हैं, जिसकी वजह से ये पर्शियन गल्फ से चाइना को आने वाली तेल और गैस की सप्लाई बिल्कुल बंद हो जाएगी, और नतीजतन चाइना लिटरली दिनों में कोलैप्स कर जाएगा, क्योंकि चाइना की 70% एनर्जी सप्लाई पर्शियन गल्फ से इसी रूट के थ्रू आती है। तो रशिया की तरह चाइना को भी लगता है कि अमेरिका और उसके सपोर्टर्स चाइना के गिर्द घेरा डाल रहे हैं और उसे जियोग्राफिकली आइसोलेट करना चाहते हैं। लेकिन चाइना और रशिया के दरमियान बढ़ती हुई दोस्ती की सिर्फ यही वजह नहीं है, बल्कि ये दोनों कंट्रीज एक दूसरे की जरूरत और कमजोरी भी हैं। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी आबादी वाला कंट्री है, और सिर्फ आबादी ही नहीं बल्कि इकोनॉमी में भी चाइना दुनिया में दूसरे नंबर पर है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली चाइना के पास कोई बहुत ज्यादा नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है, और इसीलिए वो अपने 70% एनर्जी रिसोर्सेज बाहर से इंपोर्ट करता है। दूसरी तरफ नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल रशिया है। रशिया के पास दुनिया के सबसे बड़े नेचुरल गैस, दुनिया के दूसरे सबसे बड़े कोयले और दुनिया के छठे सबसे बड़े ऑयल के रिजर्व्स हैं। लेकिन रशिया की इकोनॉमी और पॉपुलेशन दोनों चाइना से बहुत छोटी हैं। सबसे इंटरेस्टिंग चीज ये है कि रशिया के ज्यादातर नेचुरल रिसोर्सेज रशिया के साउथ में हैं, और ये रशिया के सबसे अंडर डेवलप्ड एरियाज हैं जहां पर उसकी सबसे कम पॉपुलेशन रहती है। लेकिन मजे की बात ये है कि ये सारा रीजन चाइना के इंडस्ट्रियल सिटीज से बहुत करीब है। अब यहाँ पर इन दोनों कंट्रीज में ये अंडरस्टैंडिंग डेवलप हुई है कि चाइना अपने पैसे और लेबर के जरिए ये ऑयल और नेचुरल गैस के रिसोर्सेज एक्सप्लॉइट करके पाइपलाइंस के थ्रू इन्हें चाइना भेजेगा, और रशिया इन पैसों को यूक्रेन वॉर में यूज करेगा। इस तरह एक तरफ जहां चाइना की पर्शियन गल्फ पर से डिपेंडेंस कम हो जाएगी और उसे एक आसान रूट से अपनी एनर्जी रिक्वायरमेंट पूरी करने का मौका मिल जाएगा, वहीं रशिया के पास बैठे बैठे इतना पैसा आ जाएगा कि वो यूक्रेन वॉर को आसानी से फंड कर सके। और अब आता है वो पॉइंट जिसके बारे में मैंने ये क्लेम किया था कि ये दोस्ती ज्यादा अरसे चलने नहीं वाली। इसकी वजह जानने के लिए हमें जाना पड़ेगा हिस्ट्री में। 1858 में चाइना की चिंग डायनेस्टी बहुत मुश्किलात का शिकार थी। एक तरफ चाइना में जबरदस्त सिविल वॉर चल रही थी जिसके नतीजे में हजारों लोग मारे जा रहे थे। दूसरी तरफ चाइना ब्रिटिश और फ्रांस के खिलाफ ओपियम वॉर लड़ रहा था, और इसी मौके का फायदा उठाते हुए रशिया ने इस बॉर्डर पर अपने हजारों फौजी भेजकर चिंग डायनेस्टी से ये डिमांड किया कि वो ये सारी जमीन रशिया को दे दे, वरना उसे एक और वॉर का सामना करना पड़ सकता है। इस एरिया को तब आउटर मंचूरिया कहा जाता था। चिंग डायनेस्टी को पता था कि वो एक और वॉर लड़ने की पोजीशन में नहीं, और इसीलिए उसने 1860 में एक ट्रीटी साइन करते हुए ये सारा एरिया रशिया को सरेंडर कर दिया। आउटर मंचूरिया का ये एरिया आगे चलकर रशिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हुआ। यही वो एरिया है जहां पर पैसिफिक ओशन की सबसे बड़ी रशियन पोर्ट है, और यहीं पर रशियन पैसिफिक फ्लीट की सबमरीन्स होती हैं, जिसके थ्रू रशिया पूरे पैसिफिक ओशन और खास तौर पर अमेरिका पर नजर रखता है। खैर, इस ट्रीटी के बाद चाइना की सी ऑफ जापान तक सारी एक्सेस खत्म हो गई। टाइम गुजरता गया और फाइनली 1949 में माओ जेडोंग के कम्युनिस्ट्स सिविल वॉर जीत गए और पीपल्स रिपब्लिक ऑफ चाइना वजूद में आ गया। 1850 से 1949 के ये 100 साल चाइनीज लीडरशिप कभी भी नहीं भूल सकती थी, क्योंकि इस सारे अरसे में फॉरेन पावर्स ने चाइना के लोगों के साथ बहुत बुरा बर्ताव किया था। चाइनीज इन 100 सालों को अ सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन कहते हैं, और इसी सेंचुरी ऑफ ह्यूमिलिएशन का एक कसूरवार चाइना का आजकल का करीबी दोस्त रशिया भी था, क्योंकि उसने चाइना की मजबूरी का फायदा उठाकर उसकी जमीन हथिया ली थी। चाइनीज लीडर्स आउटर मंचूरिया के वाकये को बिल्कुल नहीं भूले थे, इसीलिए 1960 के बाद
चाइना और रशिया के रिलेशंस उस वक्त खराब होना शुरू हो गए जब माओ जेडोंग ने एक डिप्लोमेटिक मीटिंग में जापानीज ऑफिशियल्स के सामने ये कमेंट्स दिए कि रशिया ने इल्लीगली चाइना की जमीन हथियाई हुई है और 100 साल गुजरने के बावजूद ये इशू सॉल्व नहीं किया गया। ये कमेंट्स पब्लिक हो गए और रशिया में इस पे बहुत हंगामा हुआ और मामला इतना बढ़ा कि 1969 में चाइनीज और रशियन आर्मीज आउटर मंचूरिया के बॉर्डर पर इस आइलैंड के मामले पर बिल्कुल आमने सामने आ गईं। कितने हफ्तों तक चाइनीज और सोवियत आर्मीज एक दूसरे के खिलाफ लड़ती रहीं और दर्जनों फौजी दोनों तरफ से मारे गए। दुनिया के 2 सबसे बड़े कम्युनिस्ट कंट्रीज एक दूसरे के अगेंस्ट लड़ रहे थे और बात न्यूक्लियर वॉर की तरफ जा रही थी, क्योंकि सोवियत्स को डर था कि जैसे कमेंट्स माओ जेडोंग ने दिए हैं तो कोई पता नहीं शायद चाइनीज आर्मी आउटर मंचूरिया पर भी अटैक करके उसे वापस लेने की कोशिश करे, क्योंकि रशिया के सिर्फ 3.5 लाख फौजी इस बॉर्डर पर थे, जबकि दूसरी तरफ 10 लाख चाइनीज फौजी थे और उनको सिर्फ न्यूक्लियर बॉम्ब से ही रोका जा सकता था। खैर लकीली बात इस तरफ नहीं गई और मामला ठंडा हो गया और फिर 1991 में आउटर मंचूरिया ऑफिशियली रशिया के अंडर चला गया। लेकिन ऑफिशियल बॉर्डर बनने का मतलब ये नहीं कि चाइना कभी दोबारा इस हिस्से को लेने की कोशिश नहीं करेगा, क्योंकि रशिया खुद भी ऐसी ट्रीटीज को तोड़ चुका है, जैसे कि 1994 और 1997 की ट्रीटी के बावजूद उसने यूक्रेन पर अटैक किया और सिर्फ हिस्टोरिकल क्लेम्स पर उसके बहुत से एरियाज को वापस रशिया में शामिल किया। तो फ्यूचर में चाइना भी हिस्टोरिकल क्लेम की बेसिस पर आउटर मंचूरिया को वापस लेने की कोशिश कर सकता है। इसी तरह इस सेंचुरी में चाइना के लिए एक और बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी होने वाली है और वो है वाटर शॉर्टेज, यानी पानी की कमी। पूरी दुनिया की 20% पॉपुलेशन चाइना में रहती है, मगर चाइना के पास पूरी दुनिया का सिर्फ 7% फ्रेश वाटर है और ग्लोबल वार्मिंग की वजह से ये वाटर शॉर्टेज और ज्यादा बढ़ती जाएगी। 2022 में चाइना से पिक्चर्स आई जो बहुत वायरल हुई। इनमें देखा जा सकता है कि कैसे चाइना का सबसे बड़ा दरिया ऑलमोस्ट ड्राई हो चुका है, बिकॉज पिछले कुछ सालों से चाइना में रिकॉर्ड लो बारिशें हुई हैं। चाइना के लिए मसला ये है कि पानी हासिल करने के लिए उसके पास बहुत ज्यादा ऑप्शंस नहीं है। इस रीजन में पानी या तो इंडियन कंट्रोल्ड हिमालयन रीजन्स में है या फिर भूटान और नेपाल में, और इन तीनों मुल्कों के साथ चाइना के बहुत खराब रिलेशंस हैं। अब यहीं पर चाइना पर किस्मत मेहरबान हुई है। रशियन कंट्रोल्ड साइबेरिया की इस माउंटेन रेंज में एक लेक है जिसे लेक बाइकाल कहते हैं। ये दुनिया की सबसे गहरी और पुरानी लेक है जिसे कभी गलती से समुंदर समझा जाता था। इस लेक में इतना ज्यादा फ्रेश वाटर है कि अगले 50 साल के लिए पूरी इंसानी आबादी के लिए काफी है। चाइना की बहुत अरसे से इस पर नजर है। 2010 में चाइनीज गवर्नमेंट ने इस लेक के आसपास जमीन खरीदना शुरू कर दी और फिर 2017 में अनाउंस किया कि वो यहाँ पर पाइपलाइन बनाएगी जिसके थ्रू इस लेक से पानी चाइना सप्लाई किया जाएगा। लेकिन इस अनाउंसमेंट के बाद लोकल रशियंस की तरफ से बड़ा सख्त रिएक्शन आया और उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट्स किए, जिसके बाद रशियन गवर्नमेंट हरकत में आई और उसने ये प्रोजेक्ट बंद कर दिया। लेकिन अब जैसे जैसे चाइना में पानी की सिचुएशन खराब होती जा रही है और रशिया की डिपेंडेंसी चाइना पर बढ़ती जा रही है, वो वक्त दूर नहीं जब रशियन गवर्नमेंट चाइना को दोबारा ये पाइपलाइन बनाने की परमिशन दे दे। रशिया को फिलहाल चाइना की हर बात मानना पड़ रही है क्योंकि बाकी सारी दुनिया ने उस पे सैंक्शंस लगाई हुई हैं और उसकी इकोनॉमी बहुत बुरी तरह जकड़ी हुई है। ऐसे में चाइना का उससे ऑयल और गैस खरीदना और उसे ह्यूमन रिसोर्स और फाइनेंशियल सपोर्ट देना किसी ब्लेसिंग से कम नहीं। दूसरी तरफ चाइना को कम प्राइस पर एक सेफ रूट के थ्रू गैस और ऑयल मिल रही है और हो सकता है कि फ्यूचर में उसे फ्रेश वाटर भी मिलना शुरू हो जाए। इसीलिए ये दोनों कंट्रीज फिलहाल एक दूसरे की जरूरत है। लेकिन फ्यूचर में लेट्स से रशिया में कोई और प्रेसिडेंट आता है और वो ये वाटर प्रोजेक्ट दोबारा बंद कर देता है या फिर गैस और ऑयल की प्राइस बढ़ा देता है, तो दूसरी तरफ चाइनीज गवर्नमेंट भी दोबारा आउटर मंचूरिया के बारे में सोचना शुरू कर देगी और हो सकता है कि इस बार वो बड़ा सख्त रिएक्ट करे, क्योंकि अब चाइना एक मिलिट्री जायंट है। इसलिए एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए कि ये कंट्रीज की दोस्ती और रिलेशंस सिर्फ अपने फायदे के लिए होते हैं। जियोपॉलिटिकल वर्ल्ड में जितने रिलेशनशिप शिफ्ट्स आप इस वक्त देख रहे हैं, ये सब नीड बेसिस पर हो रहे हैं और यहीं पर सबसे बड़ा पॉइंट आता है कि अब नीड है इस बात की कि इंडिया और पाकिस्तान भी एक दूसरे के इंटरेस्ट को देखते हुए टेबल पर आएं और इश्यूज को
नॉन मिलिट्री तरीके से रिजॉल्व करने की कोशिश करे। दोनों कंट्रीज नेचुरल रिसोर्सेज से माला माल हैं और जितना हैवी बजट दोनों कंट्रीज अपने फौजियों पर लगा रहे हैं, अगर उसके 50% ही कम करके हेल्थ और एजुकेशन पर लगाया जाए तो दोनों कंट्रीज की तकदीर बदल जाएगी। इस टॉपिक पर बहुत जल्द हम एक वीडियो भी बनाएंगे। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगी है तो इसे लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। ये हैं वो सारे सोर्सेज जहां से हमने इस वीडियो के लिए कंसल्ट किया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।